अगर आप 1,000 रुपये हर महीने 20 साल तक लगा रहे हो तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। कम इनकम वाला कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे? क्या वो अपना कुछ गोल या एम सेट करके कर सकता है इसको स्टार्ट? कि आज तो मेरी जॉब है, एक सर्टेन अमाउंट है, लेट सपोज 10,000 मैं आज दे सकता हूँ हर मंथ, लेकिन क्या होगा अगर कल मेरी जॉब ना रहे? अब SIP के थ्रू यही पैसा मुझे 31 लाख 10 साल के बाद चाहिए तो मुझे 12% पे ही 14,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। अब इसमें एक गेम चेंजर आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहता है इसमें, तो उसको कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे? जो नए पेरेंट्स बने होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, और कुछ के बच्चे तो ग्रेजुएट होने वाले होंगे। अगर मैं तीनों कैटेगरी के पेरेंट्स की बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? आपको उस टाइम पीरियड में नहीं पे करना, आप उस टाइम पीरियड में सेव कर लो ताकि इनिशियल वो आप पे कर दो और जब आपका बच्चा थोड़ा सा सेटल हो जाए ही कैन पे ऑफ, है ना। तो क्विक मनी की एक वॉरेन बफे और बिल गेट्स की कॉन्वर्सेशन है बड़ी अच्छी। तो बिल गेट्स बोलते हैं कि सर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है, आप खरीदो और स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दो। और आज जो कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं कि लोग लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 70,000 करोड़, 42,000 करोड़, 3,500 करोड़ और 2,500 करोड़, ये वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है जो लोगों ने क्लेम ही नहीं किया और वो हर महीने 25,000 रुपये निकालता है। एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स उसके पास 5 करोड़ रुपए होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे टॉपिक है उसका शीर्षक जो होने वाला है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑक्सीजन के बाद अगर कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीने के लिए, वो है पैसा। आज हम बात करने वाले हैं पैसों की, जैसा कि हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात किया था। और उसी पॉडकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट उसी टॉपिक पर लेकर आए हैं। और हमारी जो गेस्ट हैं, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इनका नाम है मिसेस ज्योतिका, जिससे आप लास्ट पॉडकास्ट में मिल चुके हैं। एक और बार स्वागत करते हैं उनका और आइए स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। ज्योतिका जी, एक और बार आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच मनोज। सक्सेस ऑफ द लास्ट पॉडकास्ट। मैं फिर से ये बोलूँगी, इट इज़ द ऑडियंस जो उन्होंने इतना प्यार दिया और इतना मतलब देखा उन्होंने, इसलिए हम शायद दूसरी बार भी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उनके सेट कुछ इस तरीके से होंगे कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो को प्यार ही इतना मिला है तो ना तो ऑडियंस अपने आप को रोक पाई और हमने सोचा कि फिर तो बनता है एक और पॉडकास्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि ऑथेंटिसिटी आज के टाइम पे अगर आप कोई भी एडवाइस देते हैं तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि मैम आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं। तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशंस आपने गेन किए हैं, एक बार वो अपने दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास सर्टिफिकेशन जो सबसे पहले मैंने किया था वो था म्यूचुअल फ़ंड का NSM 5A सर्टिफिकेशन, जो कि म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होता है। तो दिस इज़ अ बेसिक सर्टिफिकेशन। इसकी के बाद आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का जॉब चाहिए हो, तो आपको ये करना ही करना है। उसके बाद NSM के ही 2 और सर्टिफिकेशन जो कि 10A 10B एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 और लेवल 2, ये दोनों मेरे पास है। इसके अलावा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का सर्टिफिकेशन है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू है। ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर ओवरसीज़ में भी एप्लीकेबल है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट सर्टिफिकेशन दैट आई हैव। अब मैं बात करती हूँ, लोगों ने बोला सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री में 2 मॉडल्स चलते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हो। पहला होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा होता है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। या तो आप MFD हो सकते हो या फिर RIA हो सकते हो, दोनों में से एक हो सकते हो। कोई भी अगर ये कर रहा है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी से भी कमीशन ले रहा है और क्लाइंट से भी, दैट इज़ नॉट अलाउड इन सेबी। आप यू हैव टू ईदर ऑफ द वन। प्रेजेंट आई एम अ रजिस्टर्ड MFD, बट हाँ मेरे पास वो एलिजिबिलिटी है कि मैं अगर कल भी जाके रजिस्टर कराऊँ तो मैं करा सकती हूँ। सो ज्योतिका जी, अगला क्वेश्चन आपसे, लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए तो होनी चाहिए, राइट? लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहता है इसमें, तो उसको कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे?
डिपेंड करता है कि आप करियर किस तरह से बनाना चाहते हो। आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन काम करना चाहते हो या किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में, बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हो, तो पहले तो आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में या किसी ब्रोकिंग हाउस में या डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपका जो 12th ग्रेड है वो क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन नीडेड नहीं है। आफ्टर दैट तो जो मैंने बोला सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम 5A NISM होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो उनका जो बेसिक एग्ज़ाम है 5A, आपको ये क्लियर करना है सबसे पहले। इट इज़ अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो कि बताता है क्लियरली म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो फर्स्ट सर्टिफिकेशन तो आपका ये है। देन यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशंस लाइक जैसे CFE मेरा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, चार्टेड वेल्थ मैनेजमेंट है, वो भी एक अच्छा कोर्स है, आप वो भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ज़्यादा ये है कि आप इस इंडस्ट्री में रिसर्च में जाना चाहते हो, तो दैट इज़ CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप वो कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम अमंग द इंडस्ट्री, तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो यही जानिए, पर बेसिकली मैं ये कहूँगी कि आप एक बेसिक अपना 5A का सर्टिफिकेशन ले लो, फिर आप कहीं कुछ साल जॉब कर लो, 1 साल 2 साल आप थरो हो जाओगे, तो आपको भी एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो या खुद फाइनेंशियल एडवाइजरी करना चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो। और फाइनेंशियल एडवाइजरी में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस है, देन आपका म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, PMS होता है, और भी ऑल्टरनेट फंड्स होते हैं। तो आप किस तरफ जाना चाहते हो ये आप डिसाइड कर लोगे उस टाइम पीरियड में। साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन तो करो, हायर स्टडीज़ करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे भी लोगों में एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि अगर मेरे पास लमसम पैसा है या मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई हैव 2 ऑप्शंस, एक सिप जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन द मार्केट, सेकंड कि लमसम। आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, SIP एंड लमसम आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। SIP हमने जाना ही था कि क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने ECS होता रहेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को। लमसम का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा आया है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दैट। अब कुछ एक फिगर लेते हैं, मेरे पास आया कहीं से 10 लाख रुपीज़ एंड मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फॉर 10 ईयर्स। अगर मैं उसे एक मिनिमम अमाउंट के 12% रिटर्न पे इन्वेस्ट करती हूँ, तो आफ्टर 10 ईयर्स वो अमाउंट हो जाएगा 10 लाख का 31 लाख। अगर अब SIP के थ्रू यही पैसा मुझे 31 लाख 10 साल के बाद चाहिए, तो मुझे 12% पे ही 14,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। अब इसमें एक गेम चेंजर आता है, वो है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, जहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं अपना लमसम पैसा जो मेरा 10 लाख रुपीज़ है, मैं किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में डाल दूँगी, जहाँ पे मुझे मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ 7% का रिटर्न आ रहा है। अब ये रहेगा 10 ईयर्स के टेन्योर पे। वो 10 लाख रुपीज़ में से हर महीने में एक सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान लगाऊंगी। यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान बेसिकली क्या होता है, सेम कंपनी में एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे मैं अपना 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ एट 7% किसी भी डेट फंड में जहाँ मुझे 7% आ रहा है। अब उसमें से करीब 8,000 रुपये हर महीने में STP लगा रही हूँ एक पर्टिकुलर डेट पे किसी ऐसी इक्विटी स्कीम में जहाँ पे मुझे 12% का रिटर्न आ रहा है। अब 10 साल बाद ये अमाउंट मेरा होता है 36 लाख रुपये, क्लियर प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो दिस इज़ अ स्मॉल गेम चेंजर। बहुत लोगों को होता है कि मुझे अभी शायद मार्केट सही नहीं है या मार्केट डाइसी लग रही नहीं करना, तो वो STP ले सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक मेरा अगला क्वेश्चन है। हर व्यक्ति, यानी इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा SIP के बारे में। उन्होंने साथ साथ में एक चिंता भी व्यक्त की। चिंता इस तरीके की थी कि आज तो मेरी जॉब है, एक सर्टेन अमाउंट है, लेट सपोज 10,000 मैं आज दे सकता हूँ हर मंथ, लेकिन क्या होगा अगर कल मेरी जॉब ना रहे। अब उस केस में उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, जॉब का मेरे ख्याल से हम सभी का ऐसा है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है। आज शायद हम अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, कल नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी, आपको एक इमरजेंसी फ़ंड होना ज़रूरी है। जॉब नहीं रहेगी, इन्वेस्टमेंट तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारे एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। जो हमारे इमरजेंसी फ़ंड है वो हमारे एक्सपेंसेस जो है कवर कर देगा। तो अब आपको क्या करना है, लेट्स से किसी की SIP चल रही है 10,000 15,000 और बड़ी बड़ी SIPs चल रही हैं, तो बेस्ट पार्ट इज़ आप जिस दिन वहाँ पे एक रिक्वेस्ट दे दोगे कि मुझे अपना SIP स्टॉप करना है, वहाँ वो SIP स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसी दिन से आपका अमाउंट डिडक्ट होना बंद हो जाएगा।
द नेक्स्ट थिंग इज़, अब जो पहले का पैसा है उसका क्या करें, डिपेंड करता है। अगर आपको नीड है आप उसे निकाल के यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंसी वाली बात है तो करोगे ही, और नहीं है तो आप उसको ग्रो भी कर सकते हो, आप उसे छोड़ सकते हो। फिर आपका जब जॉब लगे, जब आपकी वापस कंडीशन सेम हो तो आप कर लो। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी कल को जॉब भी चली गई तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना ही, जैसे हमारा LIC वगैरह है, वहाँ तो आपको प्रीमियम देना ही देना है एनी हाउ, बट यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो इस चीज़ को। इतने फ्लेक्सिबल है। हाँ एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है इसमें। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि अगर किसी को भी म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो ऑफलाइन जाके भी फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन। कुछ लोगों के कमेंट भी थे कि मैम आज के टाइम पे आप ऑफलाइन वाली बातें कर रहे हो तो वी हैव ऑलरेडी मूव टू ऑनलाइन। इज देयर एनी डिफरेंस कि मतलब फिजिकल फॉर्म का कुछ अलग ऑथेंटिकेशन है? देखो अगर हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, या तो आप डीमैट के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड ऐप्स या उनकी वेबसाइट्स के थ्रू जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनकी तरफ कर सकते हो, या फिजिकल मैंने इसलिए बोला था फर्स्ट टाइम पे कि जो बिगनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐप्स के बारे में पता भी नहीं होता, या फिर एक होता है किसी किसी का जो ओल्ड थिंकिंग होती है, ओल्ड स्कूल्स होते हैं जिनको करना ही फिजिकल है, तो उनके लिए आप जाओ फिजिकल कर दो। क्वेश्चन आता है कि आपको फिजिकल की तो हमने बात कर ली है कि डीमैट के थ्रू जाना चाहिए या ऐप्स के थ्रू। डीमैट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो होता है कि वो शेयर्स के लिए बेस्ट होते हैं, तो बेटर ये डीमैट जाने के बजाय आप म्यूचुअल फंड ऐप्स पे आ जाओ। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है सबकी अपनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब लेट्स से अगर मुझे 10 म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। दैट इज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम फॉर मी। तो इसका एक ये है, आप रजिस्टर करवा सकते हो कैम्स, तो कैम्स और के फिनटेक, तो आप इनमें जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको है कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी कैम्स के साथ रजिस्टर है, कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी के फिनटेक है, तो अब वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आता है। तो इसका भी एक और सोल्यूशन ये है, MF सेंट्रल, ये कंबाइंड है कैम्स और के फिनटेक का, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। आप इसके थ्रू जाके कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज या सेल कर सकते हो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स जो हम जानते हैं, ग्रो ऐप, ICICI डायरेक्ट, ऐसी बहुत सारी ऐप्स है, जीरो था, तो आप वहाँ जाके कर सकते हो म्यूचुअल फंड परचेज। अब डिपेंड ये करता है आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आप ही चूज़ कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ज्योतिका जी, अभी जो दर्शक ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए पेरेंट्स बने होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, और कुछ के बच्चे तो ग्रेजुएट होने वाले होंगे। अगर मैं तीनों कैटेगरी के पेरेंट्स की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? मेरे को ऐसा लगता है जब भी हम अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं अरे हमें क्या पता 40 साल बाद क्या, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, बट हम प्लानिंग तो आगे करके चलते हैं। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अमाउंट छोटा रहेगा। जब आप अर्निंग शुरू करते हो तो आपका थोड़ा सा आप लाइफ को एंजॉय करते हो, फिर आपका सेकंड गोल क्या ही होता है, शादी ही होती है। एंड शादी भी ऑब्वियसली आफ्टर दैट सम टाइम यू हैव किड्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपका मेजर गोल बन जाता है बच्चों की पढ़ाई। तो आप थोड़ा सा सोच के उस चीज़ को थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप एक अमाउंट साइड उसका म्यूचुअल फंड में, या मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमें विदाउट थिंकिंग रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे उसका अश्योर कर दो। लेट्स से आप लमसम नहीं कर सकते, जैसे हमने बोला लमसम नहीं कर सकते, हम वाया SIP शुरू कर देते हैं, छोटे से अमाउंट से शुरू करेंगे 5000 से, क्योंकि हम बच्चों की फ़ीस भी देखो आजकल नॉर्मल स्कूल में 5000 कुछ आसपास तो होती है। हम ट्यूशन्स पे स्पेंड कर देते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए कितना स्पेंड कर देते हैं, हर जगह बच्चों के लिए तो स्पेंड करते ही हैं। उनके एक टॉयज़ आते हैं, कितने महंगे आते हैं। तो एक इनिशियल छोटा सा अमाउंट जो भी आपको सूट कर रहा है वो आप निकाल के SIP के थ्रू कर दो। जब भी 18 के होंगे उनका कॉर्पस बना होगा, आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब प्रॉब्लम उन पेरेंट्स के साथ आती है जिनके बच्चे ऑलरेडी 5th-6th स्टैंडर्ड में पहुँच चुके हैं, जिनके बच्चे आगे 11th-12th में आ चुके हैं। 5th-6th स्टैंडर्ड की बात करें, अभी भी आपके पास 5-6 साल है, ट्राई थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करो, पर सेव करना उस चीज़ को शुरू कर दो। 5 साल के लिए कर लो तो यू कैन टेक लार्ज कैप कैटेगरी, आराम से रिटर्न आपको 15%, और 15% में मिनिमम रिटर्न्स की बात करती हूँ, रिटर्न्स अच्छे आते हैं। मैं ज़्यादा रिटर्न्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फिर लोग थोड़े से इन्फ्लुएंस होकर फिर वहीं जाते हैं। आपकी गोल के लिए काफ़ी बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। अब लेट्स से बच्चे आ गए 11th-12th में, अब क्या करें, क्योंकि भाई सर पे है। अब उस केस में या तो आप उन 2 साल में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करके सेव कर लो, और लेट्स से अगर नहीं हो पा रहा है तो बेस्ट है आप एजुकेशन लोन ले लो। एजुकेशन लोन काफ़ी सस्ता रहता है, बेसिक कॉलेज है तो 20 लाख रुपीज़ तक का कुछ मिल जाता है, और उससे अच्छा कॉलेज है तो 50, मतलब वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। और अगर बच्चा बाहर भी पढ़ने जा रहा है तो अराउंड 1.5 CR का लोन मिल जाता है।
उसमें बेनिफिट ये है कि आपको उस टेन्योर में नहीं पे करना जब तक बच्चा पढ़ रहा है, वो बाद में अपना अर्न करेगा, खुद पे करेगा। तो अगर आप नहीं कर पा रहे, एजुकेशन लोन ले लो। लोन भी आपका देखो 3 साल का तो टेन्योर होगा ना, आपको उस टाइम पीरियड में नहीं पे करना, आप उस टाइम पीरियड में सेव कर लो, ताकि इनिशियल वो आप पे कर दो और जब आपका बच्चा थोड़ा सा सेटल हो जाए ही कैन पे ऑफ, है ना। तो ये हम तरीके अपना सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ इसमें होती है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए पैसा इक्विटी में डाल के रखा है, किसी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में, अगर उनका बच्चा 11th में आ गया है तो प्लीज़ उसे डेट में शिफ्ट कर लो। रीज़न बीइंग 1 साल मार्केट जो होती है वॉलेटिलिटी में रहती है, हम 1 साल की मार्केट जो वॉलेटिल, अगर आप जो भी आपका प्रॉफिट बना है वो 1 साल में क्या होता है कम हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 11th में बच्चा है, आपने जो अमाउंट सेव करा है उसे डेट में शिफ्ट कर लो और फिर उसे यूटिलाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पर्सन जो कि सिर्फ 10,000 रुपीज़ अर्न करता है, आई एम नॉट डिनाइंग कि मतलब अर्निंग लोगों की कम नहीं है, आज के टाइम पे भी कम है, लेकिन जब पैसों की बात आती है ना, कमाना हर इंसान चाहता है, बट सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लोग सोचते हैं तो उनको हमेशा अपनी इनकम चैलेंज लगती है। कम इनकम वाला कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, क्या वो अपना कुछ गोल या एम सेट करके कर सकता है इसको स्टार्ट? देखो इसमें एक चीज़ हमारे शायद रिलीजियस बिलीव्स में या कुछ भी बोलो तो हम जैसे बोलते हैं हमारी इनकम का हमें अपना 10th पार्ट ज़रूर निकालना चाहिए डोनेशंस के लिए, चाहे वो इनकम में बरकत होती है, जो भी उनका पर्पस रहा वो बोलते हैं। इसी से तरह से हमें इनकम का 10th पार्ट जो है वो सेविंग्स के लिए भी निकालना चाहिए। ठीक है, लेट्स से किसी की इनकम है हमारी 10,000, वो 1,000 रुपये निकाल सकता है। अमीर बनना है तो भाई थोड़ा तो मतलब पेन थोड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा बाहर मोमोज वोमोज कम खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 1,000 रुपये निकालिए। आप अगर एफडी में लगाते हैं, एफडी में मैं हाईएस्ट रिटर्न की बात करती हूँ 9% की, वहाँ पे आपको आज से 20 साल बाद 17 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप 1,000 रुपये SIP लगा रहे हो मंथली। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, इंडेक्स फंड आते हैं। क्यों इंडेक्स फंड क्या होते हैं, थोड़े से सेफ होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। 12% का रिटर्न लगाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अराउंड 20 साल में 30 लाख रुपए बन जाएंगे। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, मिनिमम रिटर्न की बात करते हैं। अगर आप 15% के हिसाब से 1,000 रुपये हर महीने लगा रहे हो 20 साल तक, तो आपका कम से कम 50 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम रिटर्न आते हैं, जो मैक्सिमम रिटर्न 18 में बोलती हूँ। ठीक है, अगर आप 1,000 रुपये हर महीने 20 साल तक लगा रहे हो तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। अब इससे ज़्यादा अमीर 20 साल में तो मैं नहीं बना सकती, सॉरी। 1,000 रुपीज़ से अच्छा क्या होता है, आज आपकी शायद इनकम 10,000 है तो मैं यही बोलूँगी आप अपने स्किल्स को डेवलप करो। आप 10वां हिस्सा अपना डोनेशन, 10वां हिस्सा सेविंग और कुछ पार्ट अपना जो है आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपनी स्किल लर्न करो ताकि आप अर्न करो। बहुत सारे लोगों को जैसे होता है कि अमीर बनना है, क्विक मनी चाहिए, तो क्विक मनी की एक वॉरेन बफे और बिल गेट्स की एक कॉन्वर्सेशन है बड़ी अच्छी। तो बिल गेट्स बोलते हैं कि सर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है, आप खरीदो और स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दो। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी से तो कोई भी अमीर बन जाएगा। जब आप इतने बड़े हो तो वॉरेन बफे का बड़ा सिंपल आंसर होता है, कोई भी बहुत धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सबको क्विक मनी चाहिए। इसमें आपने बोला 9% का रिटर्न, वो आपने एफडी स्पेसिफिक रिटर्न बोला या डेट फंड्स? नहीं, वो एफडी, अच्छा डेट फंड्स में भी 7 to 9% आता है। आप एफडी लो, डेट लो, कुछ भी आप ले सकते हो। एफडी इसलिए बोला क्योंकि जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए शायद वो 1,000 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपने इसके साथ साथ ही डेट फंड को भी कनेक्ट किया और मेरे को लगता है कि डेट फंड ज़्यादा लॉजिकल होगा यहाँ पे, क्योंकि एफडी हर साल जैसे जैसे वो करेगा तो उसके रिटर्न्स हम देखते आए हैं मार्केट में। आपने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, राइट? लेकिन फिर ये आपने वो पॉइंट भी बिल्कुल ठीक बोला कि उसके लिए 1,000 रुपीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, अब मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे, क्योंकि सब लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अब लोग ना इन्वेस्टमेंट करने की होड़ में कुछ गलतियां भी कर देते हैं, और आज जो कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं कि लोग लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कोई लोन दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, दे दो हम भी कर लेते हैं, बट नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। लोन बनाए इसलिए गए कि आप किसी चीज़ को जो फ्यूचर में खरीदना चाहते हो इस प्रेजेंट में एंजॉय कर सको, एंड ऑब्वियसली वी आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। ठीक है ना। अब लोन अगर होम लोन हो तो ठीक है, क्योंकि मैं तो ये भी बोलती हूँ कि होम लोन भी नहीं लेना चाहिए, बट इंडिया में क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या है, आप घर को एक इमोशन से कनेक्ट करते हो, तो आप फिर हम यही होता है कि 40 लाख का मकान भी हम 90 लाख का बना के खरीदते हैं। ठीक है,
बट होम लोन अगर है तो ठीक है, किसी नेसेसिटी के लिए है तो ठीक है। पर्सनल लोन फालतू चीज़ें के लिए नहीं लेना चाहिए। मैम की तरफ से लोगों को ये एडवाइस है कि इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है, लेकिन लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि एक तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट दे रहे होगे, अगर यहाँ पे घाटा हो गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। डुअल रिस्क हो जाएगा। राइट। ओके, चलो लोन एक आपने पॉइंट बोला, इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ और पॉइंटर ऐड कर सके कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें जिसका ध्यान रखें और मिस्टेक ना करे, तो लोन लगी कोई इन्वेस्ट ना करे, दैट इज़ वन। एनीथिंग एल्स जो कि आपके दिमाग में आता है? सेकेंड थिंग है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि मैंने आज इतना पैसा लगाया है, 3 साल बाद 15% तो मिलेगा ही, नहीं मिलता 15% भी, कई बार आपको लॉन्ग टर्म में रहना पड़ता है। देन जो हम ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हुए, तो उसमें मैं एक फिगर फिर से, मेरे को पता नहीं फिगर्स देना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी रियलिस्टिक होती है। 70,000 करोड़, ठीक है, इसको बाइफिकेट करूँ तो 42,000 करोड़, करीब करीब 3,500 करोड़ और 2,500 करोड़, ये वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है जो लोगों ने क्लेम ही नहीं किया। 70,000 करोड़। अब क्यों कोई क्लेम नहीं करने आएगा भाई? पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको तो क्लेम चाहिए। तो रीज़न एक बहुत बड़ा ये होता है कि शायद किसी के डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए तो उसे पता ही नहीं लगा, भूल गया इन्वेस्टमेंट करके। और सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि जिसने इन्वेस्टमेंट करी उसकी डेथ हो गई और उसकी फैमिली को पता ही नहीं है उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पड़ी है। तो दिस इज़ द ब्लंडर मिस्टेक जो हम अपनी जर्नी में करते हैं कि हम अपनी फैमिली को नहीं बताते कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ आपको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है, चाहे आप डिजिटली करो, अगर किसी को लगता है डिजिटली डेटा लीक हो सकता है तो मत करो। फिजिकल मोड इज़ द बेस्ट। एक फ़ाइल मेंटेन करिए, आप जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके आपको एक हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और उसको उस फाइल्स में करते जाइए। फाइल एक अलमीरा में रख दीजिए, चाहे लॉक करके रखिए, जो भी जगह आप उस पर कर दीजिए माई इन्वेस्टमेंट्स या जो भी। गॉड फॉरवर्ड आपको कल को हो रहा है तो ऑब्वियसली यही करते हैं ना, जब किसी की डेथ होगी तो सबसे पहले तो उसकी कबर्ड वबर्ड जाके चेक करते हैं कि भाई क्या क्या था। तो आप जब चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। एंड वी हैव सीन फैमिलीज़ की फैमिलीज़ इतनी ग्रीफ में होती हैं और आती हैं एंड दे सेइंग कि यार शायद किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि आप मेरे पैन नंबर से चेक कर दो कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि अगर आपने थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करा होता तो शायद आपके पीछे जो आपकी फैमिली है उसको ये प्रॉब्लम ना हो रही। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। अगर आप अपनी फैमिली को बता सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बता सकते तो आप एक फ़ाइल मेंटेन करके रखो उस चीज़ के लिए। ओके, सो अब मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। लेट्स सपोज कि किसी ने इन्वेस्ट किया, अब वो दुनिया में नहीं रहे और उनको पता भी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। अब इसमें कोई ऐसा तरीका है जिससे वो फंड यूज़ कर सकते हैं? लेट्स से अगर किसी का लगता है कि मेरे किसी डिसीज़ का म्यूचुअल फंड है, सबसे पहले तो आपको नॉमिनी रखना चाहिए, ठीक है। और नॉमिनी में मैंने लास्ट टाइम कहा था चैलेंज होता है, तो अगर आप विल बनाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनाते तो बेसिक एक नॉमिनी तो रखिए। फिर वो अगले पार्ट पे होता है कि आप चाहे लीगल हायर फाइट करें या जो भी करें, वो अगले पार्ट पे है। सबसे पहले एक नॉमिनी रख, लेट्स से नॉमिनी नहीं रखा, भूल गए और फैमिली को नहीं पता, तो फैमिली एक पैन नंबर जो भी उनका है वो ले जा सकती है म्यूचुअल फंड के पास, उनका एक डेथ सर्टिफिकेट ले जाए, वो डेथ सर्टिफिकेट देख के सर्च करेंगे कि इनका इन्वेस्टमेंट है या वो ये भी नहीं बताएंगे कि वैल्यू कितनी है, वो इतना बता देंगे ये आपका फोलियो नंबर, एक अकाउंट नंबर जो फोलियो नंबर बोलते हैं वो है, और ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अगर तो नॉमिनी है, जैसे मैं गई, मैं नॉमिनी हूँ तो मेरे नाम पे वो फंड भी नहीं ट्रांसफ़र होता, वो म्यूचुअल फंड मेरे नाम पे हो जाता है। रिडेम्पशन तब भी नहीं होती है, वो सिर्फ फंड ट्रांसफ़र होता है, और उसका भी जब मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया उसका भी कुछ लॉक इन पीरियड होता है, कुछ दिनों का। एक बार वो लॉक इन है उसके बाद मैं पैसा निकाल सकती हूँ। तो वो अगर नॉमिनी है तो ट्रांसफ़र होगा, और अगर नहीं है तो फिर उसमें भी कंडीशंस बनती है लीगल हायर्स के ऊपर कि कितने थे क्या थे, और वो उसके अकॉर्डिंग वो आपको करके सॉर्ट करके आपको सबमिट करना है और वो दे देंगे, ठीक है। बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में भी ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरा एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है LIC के साथ कि मैंने कुछ अमाउंट बहुत पहले इन्वेस्ट करके बंद कर दिया। तो वो क्या होता है कि मेरे पास पेपर्स रखे थे, सब कुछ रखे थे, अब अंदर पड़ा है, नहीं पता, बहुत आज से करीब शायद 15 साल पहले का अमाउंट है, नहीं पता मुझे कि कहाँ है क्या है। बट दीज पीपल कॉल्ड मी, मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि आपका ऐसा ऐसा कुछ पॉलिसी है एंड यू हैव दिस अमाउंट। तो उनके पास गाइडलाइंस है कि आपको कोई अनक्लेम अमाउंट रखना नहीं है, तो दे ट्राई टू कॉल पीपल एंड दे शो कि देखो मैम इतना लिस्ट पड़ा, हम रोज़ कॉल कर रहे हैं, पीपल डोंट कम, किसी को पता है किसी को नहीं पता है।
ओके ज्योतिका जी, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे। ये जो पॉडकास्ट अभी कोई ऐसा दर्शक देख रहे हैं जिनकी या तो रिटायरमेंट होने वाली है या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, अब उनको इकट्ठे 50 लाख के लमसम अमाउंट मिल गया, उस 50 लाख को वो क्या करें उनको समझ नहीं आ रहा, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा? इसमें बहुत अलग अलग सिनेरियोज आते हैं कि आप एग्जैक्टली किसी की ज़रूरत क्या है और वो उस 50 लाख रुपए का क्या करना चाहता है। किसी की जैसे लेट्स से पेंशन ही आ रही है अगर, तो शायद वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, और किसी की नहीं आ रही, वही अमाउंट उसका सर्वाइवल का है, तो वो उसमें से उसी में से पैसा निकालना चाहेगा। तो हम दो सिनेरियोज लेते हैं कि किसी की पेंशन आ रही है एंड ही वांट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट। और जनरली मैंने देखा है कि जो जिनका रिटायरमेंट अमाउंट आता है वो जाते हैं रियल एस्टेट की तरफ। उन्होंने क्या करा, 50 लाख रुपए को आपके 20 साल के लिए किसी एक रियल एस्टेट बाय कर लिया, ठीक है। अब 50 लाख रुपए का रियल एस्टेट पे आपको रेंट अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली मेरे ख्याल से 10 के आसपास, और बढ़ते बढ़ते हम 20 ईयर्स में 20,000 तक का रेंट उसे मैक्सिमम आ जाएगा। 10 to 20 का रेंज करते हैं वो प्रॉपर्टी एंड, क्योंकि रियल एस्टेट का जो ग्रोथ रेट अराउंड 9% का मैक्सिमम लेते हैं, तो वो ग्रोथ रेट उनका अराउंड 2.8 CR के पास अमाउंट उनकी जो प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये तो हो गया उनका जिनका पेंशन है, जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अब लेट्स अज्यूम किसी की पेंशन नहीं आनी है या किसी को उसी पैसे में से अमाउंट चाहिए। अब सुनिएगा, अगर कोई 50 लाख रुपए किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पे 15% का रिटर्न आ रहा है, और वो हर महीने 25,000 रुपये निकालता है, एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स उसके पास 5 करोड़ रुपए होगा। अगर वो 25,000 हर महीने निकाल रहा है तब अमाउंट बढ़ाते हैं। अगर वो 35,000 रुपये हर महीने निकालता है, उसके बाद भी 20 साल बाद उसके पास 3.5 करोड़ रुपए है। Which is far more than real estate investment. एग्जैक्टली और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें थोड़े और पैसे की ज़रूरत है। 50,000 रुपीज़ निकालते हैं हर महीने 20 साल तक, आज भी मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए होगा 20 साल बाद। अब मुझे पैसा छोड़ना ही नहीं है, जब मेरे को ज़ीरो बैलेंस करना होगा, मैक्सिमम टू मैं जब तक 60,000 रुपये नहीं निकालूंगी मेरा बैलेंस ज़ीरो नहीं रहेगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जो दर्शक हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है उसको बहुत ही वाइजली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो दूसरा ऑप्शन मैम ने दिया कि आप कुछ पैसे मंथली भी निकालें और जो कि समय के साथ अच्छा रिटर्न भी आपको देंगे। राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं, मतलब हमारी कंट्री की बात करें तो पॉपुलेशन से बहुत सारे लोगों की जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है। अभी हमने एक सिनेरियोस पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, बट स्टिल मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। मेरे जैसा इंसान जो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता है, ठीक है, 5, 7, 10 हज़ार रुपये लगा के महीने का, क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि मैं करोड़पति बन जाऊँ? आप बिल्कुल बन सकते हो करोड़पति, बट अगेन द कंडीशन इज़ आपको रखना पड़ेगा दो चीज़ें, आपकी पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ठीक है। पेशेंस आपको चाहिए होगा टाइम पीरियड पे, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी आपको रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करने पे। कुछ सिनेरियोज लेते हैं कि लेट्स से अगर मनोज को 10 करोड़ रुपए चाहिए उनकी 60th पे, और मनोज को ये ख्याल आता है कि 50, जब ये 50 के हैं तब ये ख्याल आता है, तो इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 3.5 लाख रुपए हर महीने, तब जाके इनके पास 10 करोड़ आ जाएगा 10 साल के बाद, ठीक है। अब मनोज को थोड़ा सा और पहले ध्यान आ गई ये चीज़ 40 पे, अभी भी मनोज आपको 75,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आपका कॉर्पस जो है 60 पे 10 CR का हो जाए। थोड़ा सा और पहले आप जाग गए 30 पे, बट अभी भी आपको जो है एटलीस्ट 18,000 रुपये हर महीने अगर आप डिपॉजिट करते हो, अगर आप 30 पे भी जाग रहे हो तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा डिसेंट सैलरी है तो अगर आपने हर महीने 18,000 रुपये भी लगाए तो आपका एट द एंड ऑफ 60 10 करोड़ का कॉर्पस होगा। अब मनोज बड़े स्मार्ट थे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शायद इन्होंने पढ़ा भी था, तो इनको ये ख्याल आया, कॉलेज से निकलते ही फर्स्ट जॉब लगा 20 पे, मनोज कहते मैं तो 10 मतलब 60 पे 10 CR का लूँगा, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ। मनोज को जैसे ही ये ख्याल आया तो अब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रह गया सिर्फ 4,500 रुपये। तो बहुत आगे निकल गए लेकिन हम। तो मतलब आप जितना लंबा अपना टाइम पीरियड रखोगे आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही कम रहेगा। तो गेम हमारी पैसों
कितना लगाना ये नहीं होती कभी भी, हमें कितने टाइम पीरियड तक रहना है, गेम यहाँ पे है हमारी। कितनी जल्दी हम स्टार्ट एग्जैक्ट करें। कितने जल्दी हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा लेट्स से किसी को 20 से, अब मनोज कहते हैं मैं 20 पे हूँ, मुझे तो लाइफ थोड़ी इंजॉय करनी है, मैं 25 पे करूँगा। स्टिल अगर आप 25 पे भी करते हो तो भी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 8,000 रुपये, 8 से 9,000 रुपये हर महीने लगाते हो, तब भी आपका इतना कॉर्पस क्रिएट होगा। आप ये देखो उस 5 साल के टेन्योर में आपका पैसा 45 से 9 पे पहुंच गया। आपको 4500 ही करना था, सिर्फ 5 साल के टेन्योर पे 9,000 पे पहुंच गया। तो वो डबल पे हो गया। एग्जैक्टली सो इस क्वेश्चन के आंसर से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की जाए उतना ज़्यादा बेटर है। करोड़पति कोई भी बन सकता है, छोटे अमाउंट से भी बन सकता है, बट द पॉइंट इज कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी जो मैम ने बताया उस पर फोकस इंपॉर्टेंट है। एंड आप जिस भी एज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये पता लग गया होगा कि अगर अब आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको कितना अमाउंट लगाना है और कितने साल का वेट करना है। एंड इसी के साथ वी आर क्लोजिंग अप विद दिस पॉडकास्ट। And one more time, thank you so much, Jyotika ji, for sharing your precious time and the information with the audience. वेलकम मनोज। And I hope कि आपने आज का पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। और अगर आप ज्योतिका जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और इसी तरीके के पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक धमाकेदार पॉडकास्ट में।